नमस्कार दोस्तों। आशा होगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट संविधान का जो भाग 2 है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, आज अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ेंगे। उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या नियम और रूल हैं। तो हमारे भारत में 3 तरह के रहते हैं। जैसे पहला व्यक्ति वो विदेश का हो या भारत का हो या अन्य देश से आया हो, लेकिन व्यक्ति के लिए वो रह सकता है भारत में रह सकता है। वहाँ भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, व्यक्ति कहलाएगा, लेकिन भारत में रह सकता है, भारत में घूम सकता है, फिर सकता है, लेकिन यहाँ का नियम कानून फॉलो नहीं होगा। क्यों? या फिर वो वोट नहीं डाल सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, या सरकारी का पद धारण नहीं कर सकता। कुछ अन्य सुविधाएं हैं जो कि नहीं ले सकता। वो घूम फिर सकता है, देख सकता है, और उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाए। यदि भेदभाव करेंगे तो उसमें कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है। अब नागरिक भारत का ही होना चाहिए। वो भारत का ही व्यक्ति है, वही नागरिक रहेगा और नागरिक प्राप्त होना चाहिए। उसके पास प्रमाण, जैसे नागरिकता प्रमाण पत्र कहना चाहिए तो आधार कार्ड हो गया अभी की जनरेशन में। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कौन से देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। हमारे संविधान में 85% अन्य देशों के संविधान से तो मतलब थोड़ा करके लिया गया है। 85%, जो कि 15% खुद 3 महीना के अंदर हमारे प्रमुख संविधान निर्मात्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, इन लोग बनाए हैं 15% अपने देश से, जो 1935 भारतीय प्रशासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाए हैं इसको। तो नागरिकता प्राप्त करने का अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया है, उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत का वह नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा जो 26 जनवरी 1950 से पहले पहला कंडीशन, यदि वह भारत में जन्मा हो। दूसरा कंडीशन, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मा हो। तीसरा कंडीशन है कि वो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से रहा हो। वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से रहा हो। यानी 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1945 से पहले से भारत में रहा हो। अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक, अब अनुच्छेद 6 आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 देखते हैं, उसमें क्या क्या रूल नियम है। तो अनुच्छेद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अनुच्छेद क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता या परमिट कहना चाहिए दिया जाता है। जो पाकिस्तान से उस समय, क्योंकि पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो कितना मुल्क भारत में थे, कितना की रिश्तेदारी भारत में रह गए और कितना लोग पाकिस्तान में चले गए।
तो उसके अनुसार उस समय यदि पाकिस्तान से आए लोगों के लिए माना जाए तो उसके लिए परमिट 19 जुलाई 1948 के तहत माना जाता है। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आते हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो स्वयं भारत का नागरिक बन गए। लेकिन उसके बाद आफ्टर देन यदि उसके बाद आते हैं तो उसके लिए लागू होगा कि वो 6 महीना या 6 मंथ वो यहाँ भारत में रहेगा। वो भी सुचारू रूप से, कोई दंगा फसाने नहीं करेगा ना, आतंकवादी रहे, मतलब कहीं बम बारूद चाहे कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वालों को कोई भरोसा नहीं रहता है कितना आतंकवादी रहते हैं। तो वो यहाँ का पूरा नियम कानून फॉलो करेगा और 6 महीने तक रहता है तो उसको परमिट या रजिस्ट्रेशन दी जाती है। अब 7वां अनुच्छेद क्या करता है? 7वां अनुच्छेद क्या कहता है? 7वां अनुच्छेद कहता है कि यदि उस समय भारत के नागरिक थे और फिर वो पाकिस्तान में लोगों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान में चले गए, भारत का नागरिक थे लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान में चले गए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वो भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उसमें भी शर्त वही है कि नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1 मार्च 1947 से पहले यदि मतलब पाकिस्तान गए हैं, 1 मार्च 1947 से पहले यदि पाकिस्तान गए हैं तो उनको आएंगे वापस तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनको भी 6 मंथ यहाँ रहना पड़ेगा भारत में और 6 मंथ के बाद ही उसको परमिट दी जाएगी। 6-7 तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन 8 इम्पोर्टेंट होता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक तभी होगा उसके दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो, उसके पूर्वज कहना चाहिए, पूर्वज यदि वो भारत का नागरिक हैं, स्वतंत्रता से पहले भारत का नागरिक थे और हैं, और वो बच्चा इंग्लैंड कहीं भी विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन शर्त क्या है कि वहाँ का दूतावास, जैसे भारत का दूतावास चाहे रूस का दूतावास भारत में आते हैं, उसी प्रकार से हर राज्य का दूतावास रहते हैं। तो भारत का दूतावास को, मान लो कोई रूसिया में रहता है, ठीक, रूस जो भी है, तो रूसिया में रहता है, तो वहाँ का जो दूतावास रहेगा, भारत का दूतावास रूस में बैठा है, ठीक, तो वहाँ का दूतावास को वह जानकारी देगा कि मैं यहाँ इतना साल से हूँ। यदि या फिर वहाँ नागरिकता ले लेगा तो उसका नागरिकता समाप्त, यदि जानकारी नहीं देता है फिर भी उसका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्या समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो 8 समझ गए होंगे। अब चलते हैं 9। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि आर्टिकल 9 व्यक्ति चाहता है कि मेरे को दोहरी नागरिकता मिल जाए, तो इस उद्देश्य से कहीं बाहर जाता है, यदि कोई अरब में गया, कोई भारतीय नागरिक यदि इस उद्देश्य से बाहर जाता है कि मैं वहाँ का भी नागरिक प्राप्त कर लूँ, यहाँ का नागरिकता तो है और वहाँ का भी नागरिकता प्राप्त कर लूँ,
वहाँ का भी सेवा का लाभ लूँ। यदि वहाँ अच्छा लाभ मिल रहा है भारत से तो वहाँ जाके नागरिकता ले लेगा। नागरिकता जब तक नहीं लेगा किसी भी राज्य में, अरे किसी भी देश में, तो वहाँ का जो भी लाभ है वो नहीं मिल पाएगा उसको। तो वहाँ का यदि नागरिकता लेता है तो यहाँ अपने आप यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 9 यह कहता है। 10वां अनुच्छेद क्या कहता है कि नागरिकता सदैव बने रहेगा। अनुच्छेद क्या कहता है 10 कि नागरिकता सदैव बने रहेगा। जिसमें वह आदमी या वो व्यक्ति, वह नागरिक, वो देशद्रोह ना हो, देश के प्रति विरोधी ना हो। देश के प्रति विरोधी कहना चाहिए कि चीन और अपना भारत यदि लड़ाई बीच में कर रहे हैं, अब लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें चीन का, यहाँ भारत का व्यक्ति चीन जिंदाबाद यदि करता है भारत के खिलाफ, तो उसकी नागरिकता, क्योंकि देशद्रोह है, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि वो चीन के सपोर्ट कर रहा है हमारा देश का रहते हुए भी, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून संसद को अधिकार है बनाने का, संसद बनाएगी। यदि क्वेश्चन पूछती है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। ठीक, और ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी पूछता है। नागरिकता संबंधी कानून कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इतना समझ गए होंगे। हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा संशोधन हुआ और कौन कौन सा बिल लाए उसके बारे में, और प्राप्त करने के नियम कितना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। तो पहला नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, ये पूछता है क्वेश्चन में। तो कब लाया गया, तो 1955 में। लेकिन पहला संशोधन कब हुआ था नागरिकता अधिनियम में, तो 1986 में। यदि पूछता है कि पहला संशोधन नागरिकता अधिनियम में कब हुआ था, तो 1986 में। और दूसरा संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। तीसरा संशोधन पूछता है तो कब हुआ था, 2003 में। चौथा संशोधन कब हुआ था, तो 2005 में। इसके बाद 2015, फिर 2019। ठीक, 2015 फिर 2019। तो नागरिकता अधिनियम समझ गए होंगे। अब यदि नागरिकता देना है तो कितने आधार पर दिया जाता है, तो जन्म के आधार पर, पहला जन्म के आधार पर, और दूसरा वंश के आधार पर, यदि आपका वंश यहाँ है तो आधार पर। तीसरा जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर दिया जाता है। यहाँ का पंजीकरण होना चाहिए। आधार पर। और चौथा देशीकरण, देशीकरण के आधार पर। पांचवा हो जाएगा अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के आधार पर। तो इसमें हम लोग समझते हैं
कि जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर यदि दिया जाएगा तो जन्म के आधार पर देने के लिए यदि वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, यदि मान लो पाकिस्तान का कोई बंदा, मुस्लिम है तो पाकिस्तान में, और मुस्लिम लोगों का अधिकतर रहते हैं 700-800 बच्चे। अब कोई मुस्लिम का आदमी अपना किसी को प्रेग्नेंट कर दिए, और वो महिला यहाँ आई घूमने घामने, ताजमहल देखने चाहे जैसे भी, और यहाँ उसको अच्छा लगने लगा, 2 महीना हुआ, उसका बच्चा हो गया। अब वो व्यक्ति कहाँ के हैं? पाकिस्तान का, और यहाँ घूमने आए 6 महीना का वीज़ा लेकर, और यहाँ बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ का नागरिकता इसके आधार पे यहाँ का नागरिक होगा। वह बच्चा यहाँ का इस नियम के आधार पे नागरिक होगा। तो ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहने का मतलब वही है, तो वहाँ से गर्भवती होकर आई महिला और यहाँ बच्चा हो गया। यदि वो अब यहाँ पिता क्या है, महिला है पाकिस्तान का, और माता या पिता कोई भी यहाँ है, अब यहाँ जन्म हो गया, अब जन्म के आधार पे यहाँ का नागरिक हो जाएगा। अब इसमें भी गड़बड़ हो रहा था। तो सेकेंड बार फिर वंश के आधार पे आया, तो वंश यदि पिता के आधार पे लेते हैं वंश को, पिता भारत का नागरिक हो तो उसका बेटा भी भारत का नागरिक होगा। माता भले कहीं का हो, इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो, पाकिस्तान का हो, तो वंश के आधार पे पिता को लिए जाते थे। तो इसमें क्या हुआ, 1992 में अब एक महिला थी जो कि भारत की थी, मतलब लड़का था, मतलब पुरुष था, भारत का था, लेकिन महिला विदेश की थी। अब महिला थी भारत की और पुरुष था विदेश का। अब उसको विदेश का था पुरुष, अब महिला थी यहाँ की। अब बोले कि पिता के आधार पर मतलब उसको नागरिकता दी जाएगी। यदि पिता इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड का नागरिकता उसको मिलेगा, भारत का नहीं मिलेगा। तो याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में 1992 में कि भाई मैं यहाँ की हूँ, मेरे को फुल नागरिकता है, तो मेरा बेटा को जितना हक है, पति माता पिता दोनों समान का हकदार हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा यहाँ का नागरिकता, हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा। तो फिर माता पिता दोनों के आधार पे नागरिकता दी गई, दूसरा वंश के आधार पे, और तीसरा पंजीकरण के आधार पे। तो पंजीकरण करने के लिए आपको विवाह, कोई यहाँ का आदमी है और विवाह करता है पाकिस्तान से, तो उसके लेडी को पंजीकरण के आधार से 7 साल यहाँ रहना पड़ेगा, और उस 7 साल के अंदर कुछ इधर उधर नहीं करेंगे तो 7 साल के बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। पहले तो 1955 में 6 महीना में ही दे दी जाती थी, लेकिन बाद में 7 साल कर दिया। यदि 5 साल में ही कुछ कर देती है तो उसको फिर नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब देशीकरण के आधार पर, तो देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता किस आधार से मिलता है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। नीचे जगह खाली नहीं है, ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। यदि कोई व्यक्ति काला, भारतीय भाषा जो 22 भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ये सब जितना 22 भाषा है, गुजराती, मराठी, तो ये 22 भाषा का ज्ञाता रखता हो, कला में ज्ञाता रखता हो, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञाता हो, वो यदि भारत में आकर रहता है, आकर रहता है, कोई हीरोइन है, नाम नहीं आता है, आ रहा है,
अदना अंसारी जो पाकिस्तान के हैं, वो 10 साल से भारत में काम कर रहे हैं और भारत में अच्छा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नेचर अच्छा है, तो इनको देसीकरण के आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी, दे सकते। और दूसरी बात कि यहाँ की संस्कृति पे यदि कला के क्षेत्र में जानता हो या भाषा के क्षेत्र में जानते हो, मतलब एक विशेष आदमी हो, वैज्ञानिक हो या कोई गायक हो या कोई नृत्यकर्ता हो, नाटक करता हो, तो उसको 10 साल यदि यहाँ भारत में के परिवेश में रहता है और 10 साल में उसका नेचर अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, कुछ दंगा फसाद नहीं किया है, तो उसको 10 साल के बाद उसको यहाँ का नागरिकता दे दी जाएगी, परमिट। देसीकरण समझ गए। अर्जित भूमि के आधार पर यदि भारत सरकार किसी भी विदेशी भूमि को शामिल करती है तो वहाँ पे निवास करने वाले हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसी के आधार पर नागरिक माने जाते हैं, जैसे गोवा, दमन, द्वीप और सिक्किम की राज्य क्षेत्र निवास करने वाले नागरिक।